Hello everyone, my name is Nandini Sharma and here I am with a very new and interesting topic that is the classification of organism. ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके चाहे वो डिफेंस के एग्जाम्स हो, चाहे वो आपके रेलवे के हो, आपके हर तरह के जो सिविल एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इससे पहले हमारे चैनल पे ऑलरेडी सेल के ऊपर सारी एक्सप्लेनेशन, सारी के सारे उसके कंसेप्ट और जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सब अपलोडेड हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देखिए, वहां पे समझिए किस तरीके से काम करती है सेल ऑर्गेनेलीज। तो ये सारी चीजें हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं और जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं रिलेटेड टू आवर वीडियोस वो सब हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे अपलोड होती हैं। तो आप वहां पे भी हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हम लोग यूज करते हैं आप वहां पे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी जो क्वेरीज हैं या फिर आप कुछ और सजेशंस हैं वो सब हमें वहां पे दे सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जो जीव होते हैं उनका वर्गीकरण के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, जो जीवों का वर्गीकरण है इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका मोटिव है, क्यों किए होंगे, जीवों को अलग अलग क्लासेस में क्यों डिवाइड किया, उन्हें अलग अलग समूह क्यों बनाए हैं, क्या जरूरत हमें उसकी पड़ी जो हमने ये चीजें की हैं। तो ये सारी चीजें आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर को खत्म करने के बाद आपके सामने क्या क्या चीजें क्लियर होंगी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया, जैव विविधता, मतलब कि डाइवर्स, अलग अलग वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, बायो मतलब लाइफ हो गई, डाइवर्सिटी मतलब भिन्नताएं, कैसे अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हैं आपके पास। सेकंड, टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन मतलब कि वर्गीकी और वर्गीकरण। तीसरा आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, हमने वर्गीकरण किस आधार पे किया है। लास्ट आता है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन कि हमने क्लासिफिकेशन तो कर दिया है लेकिन उस क्लासिफिकेशन में भी फर्दर जो क्लासेस में उसको डिवाइड किया गया है, अलग अलग समूह में जो उसको डिवाइड किया गया है उसका क्या रीजन है या उसको किस तरीके से हमने किया है। तो ये 4 मेजर आउटकम्स हैं जो इस टॉपिक को या इस चैप्टर को खत्म करने के बाद आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आप अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं, हम लोग वहां पे आपको रिप्लाई कर देंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है बायोडाइवर्सिटी। अगर हम इसको तोड़ के पढ़ें तो बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। मतलब कि जो लाइफ फॉर्म्स में जो वेराइटीज हैं, जो डाइवर्स हैं, ठीक है, एक दूसरे से जो उनमें भिन्नताएं हैं वो सब आती हैं बायोडाइवर्सिटी में। अब बायोडाइवर्सिटी का अगर हम लोग एक सिंपल भाषा में इसका मतलब समझें तो इसका मतलब होता है कि जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो भी जीव जंतु हैं, उसमें जो आपको अलग अलग फॉर्म्स देखने के लिए मिल रही हैं, जो आपको वेराइड फॉर्म्स देखने के लिए मिल रही हैं, जो अलग अलग फॉर्म्स आपको देखने के लिए मिल रही हैं लिविंग बीइंग्स में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से, चाहे उसका बाहरी रूप कैसा है, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, उसमें भी अलग है, उसके साइज में अलग है, कलर में अलग है, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होगा, न्यूट्रिशन अलग होगा, उनका रहन सहन का तरीका अलग होगा, उनका बिहेवियर अलग होगा। तो हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से किसी ना किसी तरीके से अलग होता है। तो ये क्या होती है बायोडाइवर्सिटी की, एक ही लाइफ फॉर्म में आपको अलग अलग तरह की जो उनके कैरेक्टर्स होते हैं, उनके फीचर्स होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, द वेराइटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में जो आपको अलग अलग वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स मिलते हैं उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो बायोडाइवर्सिटी 3 तरह की है। एक होती है स्पीसीज, एक होती है स्पीसीज डाइवर्सिटी, एक होती है 3 तरह की हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरीज में।
सबसे फर्स्ट आती है स्पीसीज डाइवर्सिटी, सेकंड आती है जेनेटिक डाइवर्सिटी और लास्ट आती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर मैं स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करूं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया में किसी एक जगह पे आपको अलग अलग तरह की स्पीसीज देखने के लिए मिलती है, प्रजातियां देखने के लिए मिलती हैं, रेसेस देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, कोई भी दो इंडिविजुअल, कोई भी दो जने एक ही स्पीसीज के बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं उन दोनों में डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप ह्यूमंस की बात ही ले लो, ठीक है, अगर आप ह्यूमंस की बात ही करो तो ह्यूमंस में भी आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी। हर एक ह्यूमन बीइंग एक दूसरे ह्यूमन बीइंग से अलग होगा, चाहे वो उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस, चाहे वो बाहरी किस तरीके से दिख रहा है, चाहे उसका नेचर कैसा है, उसकी हैबिटेट कैसी है, या फिर उसका साइज क्या है, कलर क्या है, उसका खान पीन का कैसा तरीका है, कैसी डाइट है, कुछ ना कुछ चीजों में वो आपको डाइवर्स दिखेगा। कोई भी दो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर कॉपी नहीं हो सकते। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जो भिन्नताएं आती हैं, और स्पीसीज मतलब जो स्पीसीज लेवल पे भिन्नताएं आती हैं, जो प्रजातियों के लेवल पे जो भिन्नताएं आती हैं। अगर आप एक ही एरिया देखो तो उसमें ही आपको कितने सारे तरह की प्रजातियां देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, कितनी अलग अलग, एकदम बहुत ही ज्यादा वैरायटी ऑफ स्पीसीज आपको देखने के लिए मिलती है, तो उसको बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। जितना ज्यादा आप एरिया बढ़ाते जाओगे, जैसे अगर मैं एक छोटा सा रूम में बात करूं तो एक छोटे से रूम में जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी होगी वो ठीक है कि एक नंबर होगा कि इतनी तरह की यहाँ पे स्पीसीज रहती हैं। अगर मैं इस रूम को एक पूरे विला में कन्वर्ट कर दूं, पूरे के पूरा विला में अगर मैं देखूं तो वहां पे मुझे और भी ज्यादा स्पीसीज देखने के लिए मिलेंगी, नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ जाएंगी। अब अगर मैं उस विला को भी एक पूरी के पूरे बोलो कि एक डिस्ट्रिक्ट में देखूं कि पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में कितनी है, तो वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा एरिया बढ़ाते चले जाओगे, जितना ज्यादा एरिया आप इंक्रीज करोगे, उतनी ही ज्यादा स्पीसीज रिचनेस आपको देखने के लिए मिलेगी, उतनी ही ज्यादा स्पीसीज की वैरायटी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, जैसे एक फॉरेस्ट है, ठीक है, उस फॉरेस्ट में बहुत सारे तरह की स्पीसीज आपको मिल सकती हैं कि अलग अलग तरह की प्रजातियां हो सकती है। एक फॉरेस्ट है, उसमें बहुत सारे तरह की प्रजातियां आपको मिल सकती हैं। सपोज हमारे को 5 तरह की वहां पे प्रजातियां मिली। अब कहने की मतलब यहाँ पे ये है कि वो 5 तरह की प्रजातियां मिली है, वो चीज ठीक है, लेकिन उनमें जो मेंबर्स होंगे जरूरी नहीं है सब में बहुत ज्यादा। हो सकता है कि इसके केवल 4 ही हो, इस वाली प्रजाति के सिर्फ 3 ही इंडिविजुअल्स हो वहां पे, इसका सिर्फ 1 ही हो, तो उनके नंबर्स वेरी कर सकते हैं, बट स्पीशीज की अगर आप रिचनेस देखो तो वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये होता है स्पीशीज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? जेनेटिक मतलब जो आपके जीन्स के साथ खेले, यानी कि जीन्स के बेसिस पे जिसमें आपकी डाइवर्सिटी आ रही है, भिन्नताएं आ रही हैं जब जेनेटिक मेकअप की वजह से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जीन्स वगैरह क्या होते हैं, किस तरीके से अरेंज होते हैं, ये सब बहुत अच्छे से हम लोगों ने जब सेल टॉपिक किया है वहां पे कवर कर लिया है। एक बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं जो अगर आपको देना चाहूँ तो वो ये है कि जो जीन्स होते हैं वो आपके कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं, कि आपकी आंखों का कलर क्या होगा, आपके बालों का कलर क्या होगा, आपका हाइट क्या होगा, आपके जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं सब जीन्स ही कैरी करते हैं। और जीन्स जो होते हैं वो आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जाते हैं, क्रोमोसोम पे लोकेट होते हैं, उनके थ्रू आपके पास ऑन होते हैं, जिससे कि वो इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सके। तो जेनेटिक मतलब जब हम जीन्स की बात कर रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल जो होता है किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज का, वो हमेशा एक दूसरे से अपने जेनेटिक मेकअप में अलग होता है। ऐसा नहीं है कि जो जीन मेरे आईज के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सपोज कोई जीन है जीवन, इसकी वजह से मेरी आंखों का कलर ब्लैक है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि कोई और इंडिविजुअल जो होगा उसमें भी यही जीन होगा और यही जीन उसकी आंखों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और ब्लैक ही कलर देगा, ऐसा नहीं है। तो जीन्स लेवल पे भी हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग होता है, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है,
अब जैसे कि अगर आपने देखा हो कि डॉग्स की भी अगर हम बात करें, उनमें अलग अलग ब्रीड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एक अगर आप फ्लावर ले लो, उसकी कितनी सारी वेराइटीज प्रेजेंट होती हैं। फ्लावर तो एक ही है, लेकिन उसकी वेराइटीज कितनी अवेलेबल है, ठीक है। तो वो कैसे हैं, क्योंकि उनके जीन्स में डिफरेंसेस हैं, उनके जो जेनेटिक मेकअप है वो पूरा अलग अलग है हर ऑर्गेनिज्म या हर फ्लावर की वेराइटी का। तो ये होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अपने लास्ट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, विच इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल मतलब आप इकोसिस्टम से रिलेटेड। अब इकोसिस्टम क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि आपका दो चीजों का बना है, पहली चीज बायोटिक और दूसरी चीज एबायोटिक। अब क्वेश्चन आता है कि दीदी बायोटिक और एबायोटिक होता क्या है, तो वो भी चीज हम यहाँ पे समझेंगे। देखो, बायोटिक का मतलब होता है कोई भी लिविंग चीज। बायोटिक मतलब कोई भी लिविंग चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। बायोटिक मतलब लिविंग। और एबायोटिक का मतलब होता है, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, सिंपल, ठीक है। तो बायोटिक की अगर आप बात करते हो तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही है, और अगर एबायोटिक के बारे में हम लोग बात करते हैं तो मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही है। ये दोनों के दोनों मिलकर ही एक इकोसिस्टम बनाते हैं, क्योंकि अगर आप इकोसिस्टम देखो तो इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और वहां पे एयर भी है, टेम्परेचर भी होगा, कुछ ना कुछ पीएच भी होगा, सॉइल भी होगी, वाटर भी होगा। तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है, और इन सब ने एक साथ मिलकर एक इकोसिस्टम को बनाया है, ठीक है। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है जो प्लांट्स में, एनिमल्स में जो एक साथ रह रहे हैं उनमें जो वेरिएशंस आते हैं उनको बोलते हैं इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल मतलब जो इकोसिस्टम लेवल पे आते हैं, ठीक है। जैसे एक इकोसिस्टम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया उसका ले लिया, चलो हम लोगों ने पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम ले लिया। अब यहाँ पे हमारे कुछ छोटी छोटी ग्रासेस हैं, सपोज उनको किसी ने खाया, जो केवल हर्बीवोर होंगे, जो केवल घास खाते होंगे। फिर उनको किसी और बड़े जानवर ने खाया, यानी कि किसी और बड़ी फिश ने खाया। फिर इस वाली फिश को भी किसी और बड़ी फिश ने खाया होगा, इसको भी किसी और बड़ी फिश ने खाया होगा। तो क्या ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं, एक दूसरे के जैसे ही है एग्जैक्ट? तो आंसर है नहीं। ये सब चाहे इनका जेनेटिक मेकअप ले लो, चाहे इनको बाहर से एक्सटर्नल इनका जो अपीयरेंस है उसको ले लो, दोनों ही कंडीशन में आप ये देखोगे कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, क्लोन्स नहीं है, एग्जैक्ट कॉपीज नहीं है, इनमें डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी मतलब जो ये डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं ना, इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। की इकोसिस्टम में एक जो आपको डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हैं। अगर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, चैट में अपना क्वेश्चन आप पेन डाउन करके भी पूछ सकते हो, या फिर किसी भी सोशल हैंडल पे भी आप मुझसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकी और वर्गीकरण। अब आता है कि चलो ये सब तो ठीक है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, कि डाइवर्स फॉर्म हो गए, कि अलग अलग तरह की जो आपको वैरायटी देखने के लिए मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको बोलते हैं। लेकिन अब ये टेक्सोनॉमी क्या है और क्लासिफिकेशन क्या है? तो टेक्सोनॉमी क्या होता है? वर्गीकी। यानी कि जैसे कि अगर आप बायोलॉजी की बात करो तो बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांच होती हैं, ठीक है। ये जैसे कि आपकी कार्डियोलॉजी हो गई जिसमें आप हार्ट के बारे में पढ़ते हो, हेपेटोलॉजी हो गई जिसमें आप अलग सेल्स के बारे में पढ़ रहे हो, जैसे कि आपकी कोई और आप ब्रांच ले सकते हो, एम्ब्रियोलॉजी हो गई जिसमें एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हैं। तो अलग अलग आपकी जो ये ब्रांचेस हैं आप उनमें अलग अलग स्टडीज करते हो, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। इसी तरीके से ये भी एक ब्रांच है, ठीक है, बायोलॉजी की, जिसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी जो होती है ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसका मेन फोकस क्या होता है? सबसे पहले 3 चीजों को ये डील करती है: आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप किस ग्रुप में रखोगे या उसको कहाँ पे रखना है, उसके लिए सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो ऑर्गेनिज्म है क्या या दिखता कैसा है।
आप जब तक किसी को आइडेंटिफाई ही नहीं करोगे तो कैसे बताओगे कि ये कौन है। अब सपोज करो कि मैं किसी से फर्स्ट टाइम मिली, ठीक है, तो मैं उससे उसका नाम पता ये सब चीजें मैंने पूछी, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको मिलूंगी तो मैं उसको आइडेंटिफाई कर लूंगी क्योंकि मैंने उसको देख लिया है, मैंने उससे पूछ लिया है। अगर मैं उससे वो चीजें नहीं पूछती तो मैं उसको रिकॉल ही नहीं कर पाती कि ये कौन है, कब मिला है मुझसे। तो आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जब तक आप चीजों को देखकर यही नहीं पता कर पाओगे कि ये चीज है क्या, तो आप उसके बारे में बताओगे कैसे। तो आइडेंटिफिकेशन सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप होता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है उसका नाम रखना। अब नाम रखना क्यों जरूरी होता है? अब एक बात सोचिए, इतने सारे, हमारी इतनी बड़ी कंट्री है, इसमें इतने सारे राज्य हैं, हर राज्य में इतने सारे तरह के जीव मिलते हैं। अब हर राज्य अपने जीव को किसी ना किसी कॉमन नाम से, साधारण नाम से वहां के पुकारता होगा। जैसे कि अब जरूरी थोड़ी है कि हमारे यहाँ जैसे कॉकरोच निकल जाते हैं, हम उन्हें कॉकरोच बोलते हैं, तो कहीं और भी उन्हें कॉकरोच ही बोलते होंगे। सबके अपने कॉमन नेम्स होते हैं, हर कोई अपने यहाँ पे मिलने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनको वहां के नाम से पुकारते हैं। तो भाई ये चीज तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी। अगर हर राज्य अपने यहाँ पे पाए जाने वाले जानवरों को, जीव को अलग अलग नाम से पुकारेगा तो ऐसे तो एक ही जीव के इतने सारे नाम हो जाएंगे, इतने सारे राज्य होने की वजह से। ये चीज ना हो इसलिए नॉमेनक्लेचर लाया गया कि हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक जीव जंतु का एक पर्टिकुलर नाम रखा जाएगा और पूरे के पूरे ग्लोबली उसको उसी नाम से जाना जाएगा। तो ये होता है नॉमेनक्लेचर, कि किसी का भी नाम रखना, नामकरण करना। और वो नामकरण ऐसा होता है कि पूरे के पूरे ग्लोबली आप उस पर्टिकुलर जानवर को उसी नाम से जानोगे, वो साइंटिफिक नाम होगा उसका। कॉमन नेम्स अपने होते हैं, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो फिर भी उन्हें उन्हीं नामों से पुकारते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक वाइडर स्केल पे देखो तो ये जो साइंटिफिक नाम होते हैं ये ही उनके असली नाम या उस नामों से ही वो लोग जाने जाते हैं, वो जानवर जाने जाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है नॉमेनक्लेचर, उनका नामकरण करना। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन क्यों किया। अब ये चीज नेक्स्ट में भी आती है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि हमने क्या आधार माना, किस आधार के ऊपर या किस आधार के बेसिस पे हम लोगों ने इनको क्लासिफाई किया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को करने की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास में एक ये ट्रायंगुलर शेप है, एक सर्कल शेप है, एक ये रेक्टेंगल शेप है, एक स्क्वायर शेप है, ठीक है, और हम लोग ले लेते हैं ये एक क्या बोलते हैं इसको, पैरेललोग्राम है एक, ठीक है। तो मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ शेप है, क्या बोलते हैं मत करना, एकदम मुझे नाम नहीं याद आया। तो अब मैं इनको कुछ कलर कर देते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत कलरफुल बना देते हैं, इन्हें थोड़े अच्छे लगेंगे देखने में। तो सपोज ये ऑरेंज कलर की है, एक और ले लेते हैं, उसको हम लोग लेते हैं, वेट, इसको हम लोग ले लेते हैं ग्रीन कलर का, ठीक है। एक और इस तरीके से, मतलब हमने सबका कुछ ना कुछ कलर ले लिया, ठीक है। अब क्या होता है, अब मैं आपको बोलूं कि इनको क्लासिफाई किस बेसिस पे करोगे, क्या आधार रखोगे आप इनको क्लासिफाई करने का, तो आप बोलोगे कि हम इसको क्लासिफाई शेप के बेसिस पे भी कर सकते हैं, जैसे कि दो शेप आपको कॉमन दिख रही हैं। आप बोलोगे कि हम कलर के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि हम शेप के बेसिस पे कर सकते हैं, कलर के बेसिस पे कर सकते हैं? तो ये क्या हो गए, आपने कुछ आधार मान लिया, आपने कुछ बेस मान लिया कि इन चीजों के बेसिस पे ही ये क्लासिफाई हो सकते हैं। अब क्यों करें, जिससे कि आप इजीली ना आइडेंटिफाई कर सको कि भाई इस वाले बैग में वो सारे हैं जो कि ऑरेंज कलर के हैं, वो सारी शेप्स हैं जो ऑरेंज कलर की हैं, इस वाले बैग में हमने वो वाली सारी शेप रखी है जो ग्रीन कलर की है। तो अब इससे क्या होगा, कोई अगर आपको बोले कि भाई मेरे को तो ऑरेंज कलर की शेप चाहिए, तो आप इजीली इस बैग से लिया, निकाला कि ये रही ऑरेंज कलर की आपकी शेप। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं करते, अगर आप इनको क्लासिफाई नहीं करते, तो आप वही ढूंढते रहते उन सारी शेप्स में कि भाई ऑरेंज कलर का कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन किया गया, जिससे कि चीजों को पढ़ना या फिर ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना इजी हो जाए।
क्योंकि अगर आप एक साथ, अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, इतना बड़ा देश है, उसमें इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, सबको तो आप इंडिविजुअली स्टडी करने बैठोगे तो भाई ये तो लाइफ खत्म हो जाएगी, स्टडी खत्म नहीं होगी। तो इसीलिए उनको इजीली हम पढ़ सके, इसीलिए हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या होती है, क्लासिफिकेशन करने की वजह से आपको ये और पता चलती है कि आपके अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। भाई ये भी तो हो सकता है कि कोई दो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हो, ये भी हो सकता है, या फिर इस ऑर्गेनिज्म की वजह से इस ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल हो रहा हो। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ में रिलेटेड हैं, किस तरीके से एक दूसरे के साथ में रिलेटेड हैं, ये सारी चीजें भी आप जान सकते हो अगर आप उनको क्लासिफाई कर दो। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म को कुछ ग्रुप्स में बांट देना, कुछ समूहों में बांट देना, उनकी कुछ सिमिलैरिटीज देखनी, कुछ सामान्यताएं देखनी कि उनमें क्या सामान्य है, ठीक है, और कुछ उनके डिफरेंसेस, कुछ उनके अंतर देखकर, तो कुछ सामान्य मतलब उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं या फिर क्या उनके बीच में अंतर है, उनके बेसिस पे जब आप ऑर्गेनिज्म को अलग अलग समूहों में रखते हो तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन का फायदा क्या होता है कि आप उससे ऑर्गेनिज्म को इजीली पढ़ सकते हो, आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है उसको भी जान सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि आधार क्या है, कि उन कौन से कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या चीजें आपने कंसीडर करी हैं कि भाई इन चीजों के ऊपर हम क्लासिफाई करेंगे, ये वो क्राइटेरिया है, वो आधार है जिनके बेसिस पर हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है। तो वो क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि वो बने हुए कैसे हैं, उनका सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, किस तरीके से अरेंज है उनमें सेल, वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। अब तक मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों को इन चीजों में तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। जिसने भी मेरी सेल वाली वीडियो देखी है तो मुझे नहीं लगता उनको ये चीजें समझने में दिक्कत होगी कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। जिसने नहीं देखी उन्हें रिकमेंड करती हूँ कि वो जाएं और जाकर देखें वहां पे, ठीक है। बट चलिए एक छोटा सा यहाँ पे भी एग्जांपल ले लेते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब जो प्रीमिटिव होते हैं, जिनके पास में न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही इनके पास में कोई भी ऑर्गेनेलीज होती हैं। और यूकैरियोटिक कौन होते हैं, जिनके पास में ये दोनों चीजें होती हैं, वो होते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पहला ऐसा फैक्टर था जिसकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। दूसरा आधार लिया गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि वो यूनिसेल्यूलर है या फिर मल्टी सेल्यूलर है, एक सेल से बने हुए हैं या फिर एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। दूसरा आधार ये लिया गया ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का। तीसरा आधार जो लिया गया या तीसरा जो क्राइटेरिया लिया गया वो था कि वो अपना खाना कैसे बनाते हैं या कैसे उनको अपना खाना प्राप्त होता है। तो वो थे दो तरह से, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं, ऑटो मतलब सेल्फ, खुद से, जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, जिन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है, वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं, जिन्हें दूसरों की सहायता की जरूरत पड़ती है या फिर जो दूसरों पे ही डिपेंड करते हैं अपना खाने के लिए, वो होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जैसे कि जितने भी हरे पेड़ हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, वो सब अपना खाना खुद बनाते हैं। आपने एक नाम सुना होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसको प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिससे जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बना रहे हैं इस प्रोसेस से, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और जो नहीं बनाते, जो दूसरे जानवरों पे डिपेंड करते हैं या पेड़ पौधों को खाते हैं या फिर किसी भी तरीके से किसी और पे निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए, वो सब होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स भी तीन तरह से हो सकते हैं, ठीक है। पहले होते हैं हर्बीवोर्स। ये सब आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, बहुत बेसिक है, बट फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक होते हैं कार्निवोर्स,
एक सेकेंड, कार्निवोर, और लास्ट होते हैं ओमनिवोर। ठीक है, अब ये तीन जो होते हैं कार्निवोर, ओमनिवोर, हर्बीवोर, ये क्या है? हर्बीवोर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल ग्रीन प्लांट ही खाते हैं, जो किसी भी तरह का मांस नहीं खाते, सिर्फ हरे पौधों पे ही निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए। कार्निवोर्स कौन होते हैं? कार्निवोर्स वो होते हैं जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं, जो मांस खाते हैं। ठीक है, जो मांस खाते हैं, जो फ्लैश खाते हैं, वो होते हैं कार्निवोर। ओमनिवोर जो दोनों तरह का खा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कौवे होते हैं, वो रोटी भी खा लेते हैं और वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह भी खाते हैं। ठीक है, तो वो हो गए ओमनिवोर्स, जो दोनों तरह का अपना फूड इंटेक कर सकते हैं। तो ये होते हैं अलग अलग तरह के हेटेरोट्रॉफ्स। तो ये तीन आधार माने थे क्लासिफिकेशन को करने के लिए। ठीक है, ये तीन आधार थे जिनके ऊपर क्लासिफिकेशन किया गया था। नेक्स्ट आता है लास्ट टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन